नमस्कार दर्शकों। रंजिश इंसान से क्या करवा सकती है, इसका उदाहरण हम इस सत्य घटना में सुनने वाले हैं। यह सत्य घटना जिनके ऊपर बीती है, मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं आपकी इस घटना को रिलीज़ कर सकता हूं, और उन्होंने सहर्ष रजामंदी दे दी, जिससे कि किसी अन्य दंपत्ति के ऊपर यह साजिश न बीते। इस घटनाक्रम में मुख्य 3 किरदार है और उन तीनों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। मालती और नेहा नाम की 2 लड़कियां हैं, जिनमें बहुत अच्छी दोस्ती रहा करती थी, और यह दोस्ती कोई 2-4 दिन की नहीं थी, बल्कि यह दोस्ती उनकी बचपन की थी। यह दोनों बचपन से एक साथ ही स्कूल में जाती, एक साथ ही पढ़ती थी, एक साथ ही खाती थी, एक साथ ही खेलती थी। कुल मिलाकर के बहुत पक्की दोस्ती थी। 12th तक तो नॉर्मल ऐसे ही चलता रहा। 12th के बाद इनकी लाइफ में एक सत्येंद्र नामक लड़का आया, जो उसी शहर में उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था, तो स्वाभाविक था कि उसे भी उसी शहर में आना था, और संयोग से उसने इनके ही कॉलेज में दाखिला ले लिया। सत्येंद्र पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ लड़का था, और कुछ ही महीनों में उसने अपनी पढ़ाई लिखाई से और अपने कैचिंग पावर से उस कॉलेज में अपना सिक्का जमा लिया था। उसके इसी गुण के वजह से सारे शिक्षक गण उसकी तारीफ करते रहते थे। अपनी क्लास में अग्रणी होने की वजह से बहुत से लड़के लड़कियां उससे अपने कुछ डाउट क्लियर करती थी, उससे नोट्स भी लेती थी। उनमें यह दोनों फ्रेंड्स मालती और नेहा भी उससे पढ़ाई में मदद लेती थी। यह मदद कब प्यार में बदल गई, सत्येंद्र को इस बात का पता भी नहीं चला। मालती और नेहा दोनों सत्येंद्र को पसंद करने लग गई थी। सत्येंद्र भी अंदरूनी रूप से नेहा को पसंद करता था, लेकिन कभी उसने उसके सामने इस बात का आभास नहीं होने दिया। हालांकि सत्येंद्र ने मालती को कभी इस नज़र से नहीं देखा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो चुकी थी, जो कि अब उनका प्यार बाहर झलक कर दिखने लग गया था। मालती, जो कि नेहा से अब जलन करने लग गई थी कि सत्येंद्र उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन कभी उसने अपनी उस जलन को नेहा के सामने जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि अब उसका मकसद यह बन चुका था कि वह सत्येंद्र और नेहा के बीच में गलतफहमियां खड़ी करके उन दोनों को दूर करने का प्रयास करने लगी। अब सत्येंद्र ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। उसे एक जगह से जॉब का ऑफ़र आया। उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और नौकरी करने लग गया। इधर नेहा ने भी अपने घर वालों से सत्येंद्र से प्यार की बात कही। उसके घर वालों ने भी देखा, कमाऊ लड़का है, बाप की अच्छी खासी नौकरी है, इकलौता लड़का है। यह सारी खूबियाँ देख करके उसके शादी वाले प्रस्ताव पर हामी भर दी। दोनों घर के बड़े बुजुर्ग बैठे और शादी फाइनल हो गई। जब यह बात मालती को पता चली तो उसके सारे शरीर में करंट सा फैल गया। वह शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। ऐसी बात नहीं थी कि मालती ने कभी कोई प्रयास नहीं किया, प्रयास तो उसने किया था, लेकिन सत्येंद्र के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। उसने कहा था कि मैंने कभी तुम्हें इस निगाह से नहीं देखा। बात वहीं ख़त्म हो गई। हम दोनों की शादी का दिन तय हो गया। अब मालती के सामने प्रश्न था कि वह शादी में जाए या ना जाए। यदि नहीं जाती है तो उसकी जलन खुलकर सामने आ जाएगी, और जाती है तो वहाँ उसे अच्छा नहीं लगेगा। तब भी मन मार करके वह शादी में चली गई। दिल तो जल रहा था, लेकिन किसे बताए। कुछ समय के बाद सत्येंद्र को उसकी कंपनी की ओर से एक फ्लैट मिला, जिसमें सत्येंद्र अपनी पत्नी नेहा को लेकर उसमें रहने चला गया। अभी तक भी नेहा को और सत्येंद्र को मालती के दिल में क्या चल रहा है, इस बात का पता नहीं चल पाया था कि वह अंदर से कितना जल भुन चुकी है। अब शादी को 1 वर्ष होने आ गया। नेहा को 3 माह का गर्भ था। समय समय पर मालती और नेहा की फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। कभी 2-4 महीनों में मिल भी लिया करते थे। एक दिन नेहा ने मालती को फ़ोन पर गुड न्यूज़ दी। आखिर वह उसकी फ्रेंड थी, तो मालती उस समय क्या कहती, उसने भी खुशी जाहिर करने का ढोंग कर दिया। अभी तक तो मालती अपने मन में यही सोच रही थी कि समय पाकर के नेहा को अपने रास्ते से हटा देगी और सत्येंद्र को हासिल कर लेगी। लेकिन जब उसे यह लगा कि अब मेरे और सत्येंद्र के बीच में दूसरा कांटा भी आने वाला है,
तो उसने सोच लिया कि अब जो भी करना है वो बहुत जल्दी करना है। इसी चक्कर में वह एक डायन के पास गई, जिसे उसने अच्छे खासे पैसों का लालच दिया और उसको यह अनुचित कार्य करने के लिए राजी कर लिया। एक दिन दोपहर को मालती नेहा को फ़ोन करती है और कहती है कि तुझे मिले बहुत दिन हो गए, अभी मेरे घर पर कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। मैं चाहती हूँ कि तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर आ जा। अभी तक भी नेहा मालती के षड्यंत्र को जान नहीं पाई थी। अभी तक भी वह मालती को एक बेस्ट फ्रेंड मानती थी, इसलिए उसने सत्येंद्र से बात की और सत्येंद्र ने नेहा को मालती के घर ड्रॉप कर दिया। नेहा को देखते ही मालती के मन में आया कि अभी इसका गला घोट दूं और इसे मार डालूं, लेकिन उसे कानून का डर था। वह नेहा से मुंह पर तो चिकनी चुपड़ी बातें करती थी और अंदर ही अंदर उसकी जलन एक भयंकर बदले के रूप में परिवर्तित हो गई थी। दूसरे दिन की बात है कि मालती ने नेहा के खाने में कुछ बेहोशी की दवा मिला दी, जिसे खा करके नेहा को कुछ चक्कर जैसे आए। उसने मालती से कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मालती ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे दिनों में चक्कर आते हैं, तुम मेरे बेड पर जा कर के सो जाओ। नेहा चली गई। इधर मालती ने उस डायन को फ़ोन करके अपने घर आने के लिए कह दिया। अब मालती के घर में सिर्फ 3 शख्स थे, मालती, नेहा और वह डायन। मालती के कहने पर उस डायन ने नेहा के ऊपर अपना तंत्र प्रयोग आरंभ किया, जिसका उद्देश्य था इस गर्भ का नाश करना और नेहा के गर्भ का बंधन करना, जिससे कभी वह फिर मां नहीं बन सके। लगभग 4-5 घंटों के बाद जब नेहा को होश आया, तो उसने देखा कि उसके कमरे में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी और उसके सिर पर सिंदूर लगा हुआ था। उसके पास ही नींबू कटा हुआ रखा था और उसकी कमर में एक काला धागा बंधा हुआ था, जिस पर नेहा के कहे अनुसार कुछ लकड़ी के टुकड़े जैसा बंधा हुआ था और उसके गले में एक ताबीज पड़ा हुआ था। यह कोख बंधन की सारी क्रियाविधि हो चुकी थी, लेकिन नेहा को इस बात का आभास नहीं हुआ था कि उसके शरीर में जिन्नात का प्रवेश करा दिया गया है। उसने पूछा मुझे क्या हुआ था, तो मालती ने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हें प्रेगनेंसी की वजह से कुछ चक्कर आ गए थे, तो मैंने एक अनुभवी महिला को बुला करके तुम्हारा चेकअप करवाया। अब तुम ठीक हो, कोई घबराने की बात नहीं है। नेहा, जो कि मालती को अपना परम हितैषी मानती थी, वह भी उसकी बातों में आ गई और उसकी बात पर विश्वास कर लिया। अब यह बात आई गई हो गई। नेहा अपने घर आ गई। अचानक से 5वें महीने में नेहा के कोख का क्षरण हो गया, यानी कि उसका 5 महीने का गर्भ गिर गया। उससे नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। बहुत रोई, 8 दिन तक खाना भी नहीं खाया। सत्येंद्र भी परेशान, उसके घर वाले भी परेशान, आखिर ये कैसे हो गया। लेकिन किसी का भी ध्यान मालती के साथ रहे उन दिनों पर नहीं जा रहा था, क्योंकि गर्भ गिरने का काम नेहा के घर पर हुआ था, तो मालती पर शक जाना बनता ही नहीं था। और वैसे भी यह लोग इस प्रकार की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। इधर मालती को जब पता चला, तो वह भी अपना झूठ मूठ का मुंह लटकाए नेहा को दिलासा देने उसके पास आ गई, लेकिन मन में बहुत खुश थी और सोच रही थी कि आखिर उस डायन का किया हुआ तंत्र प्रयोग काम कर गया। अब मेरे और सत्येंद्र के बीच में सिर्फ एक ही कांटा बाकी रहा है। उसके बाद से कभी भी नेहा ने गर्भ धारण नहीं किया, क्योंकि उसकी कोख का पूर्ण रूप से बंधन हो चुका था। छोटे से छोटे डॉक्टर से लगाकर बड़े से बड़े डॉक्टर तक सत्येंद्र और नेहा ने चेकअप करवा लिया, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चूंकि तंत्र क्रिया अदृश्य रूप से अपना कार्य करती है, जिसे आज का विज्ञान नहीं मानता। विज्ञान वही बात मानता है जो उसे दिखता है, और जो उसे नहीं दिखता वह उस बात को नहीं मानता। सत्येंद्र और नेहा ने सारे हथकंडे आजमा लिए थे, तब उन्होंने बाबा, फकीर, संत इनकी ओर अपना मुंह किया। उसी दौरान इनको किसी ने मेरे गुरुदेव का नाम बताया कि आप उनके पास चले जाइए, वह एक अच्छे ज्योतिष और तंत्र के प्रकांड विद्वान हैं, वह आपकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। एक दिन मैं अपने गुरुदेव के साथ कार्यालय में बैठा हुआ था, तभी इन दंपत्ति का आना हुआ। इन्होंने सारी बातें मेरे गुरुदेव को बताई। इन दोनों की जन्म कुंडली देखी गई, जिनमें से यह पाया गया कि जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु लग्न में बैठा हुआ रहता है और मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ रहता है, और जब चांडाल योग बनता है कुंडली में,
उस व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई तंत्र क्रिया हुई रहती है। जब गुरुदेव ने शुरू से बात को पूछना आरंभ किया तो नेहा ने मालती के घर वाली बात का भी जिक्र किया, जिससे मेरे गुरुदेव ने कहा कि वह धागा और ताबीज मुझे बताइए। तो नेहा ने कहा कि वह धागा तो मुझे 21 दिन बांधे रखने के लिए कहा था, उसके बाद उसको विसर्जन करने का बोला था, सो मैंने उसका विसर्जन कर दिया। और जो ताबीज मेरे गले में बांधा था वह कुछ दिनों तक मेरे गले में रहा, लेकिन उसके बाद उसका धागा कमज़ोर होकर के टूट गया था, जिसको मैंने फिर गले में नहीं बांधा और अपने पास पर्स में रख लिया था। गुरुजी ने कहा कि लाओ दिखाओ मुझे ताबीज। तो उन्होंने अपना ताबीज़ दिखाया। गुरुजी ने मुझे उससे खोलने के लिए कहा। मैंने उस ताबीज़ का ढक्कन खोला, जिसके अंदर भोजपत्र पर यंत्र बना हुआ था, वह मैंने गुरुजी को दिखाया, जिस पर उर्दू में इल्म लिखी हुई थी, जिसे आप इस्लामिक मंत्र कह सकते हैं। मेरे गुरुदेव तत्काल सारा माजरा समझ गए। उन्होंने उन दोनों को उन पर क्या हुआ इससे अवगत करवाया और कहा कि आपको पता भी नहीं है कि आपके ऊपर कितना बड़ा तांत्रिक कर्म किया गया है। यदि आप बुढ़ापे तक डॉक्टरों के चक्कर काटते रहोगे तो भी कभी माँ बाप नहीं बन पाओगे। दर्शकों, वशीकरण में और कोक बंधन में इस्लामिक तंत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, जिसकी काट आसानी से नहीं हो पाती। लव जिहाद जैसे कार्यों में प्रबल वशीकरण के लिए इसी प्रकार के इस्लामिक तंत्र का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही अकाट्य माना गया है। अब वह दंपत्ति मेरे गुरुदेव की शरण ग्रहण कर चुके थे और कहा कि अब आप ही हमें इस समस्या से छुटकारा दिलवाइए। गुरुदेव ने बगलामुखी मंत्र का अनुष्ठान करवाया, जिसमें 9 ब्राह्मणों ने 1 लाख बगलामुखी के मंत्रों का जाप किया और उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन किया। अब जब सारा अनुष्ठान अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था, पूर्णाहुति ही होना बाकी रह गई थी। जब सत्येंद्र ने हाथ में पूर्णाहुति ली और ब्राह्मणों के द्वारा पूर्णाहुति मंत्रों का पाठ किया जा रहा था और जैसे ही वह पूर्णाहुति यज्ञ कुंड में डाली गई, वैसे ही नेहा की जुबा मुंह से बाहर लटक गई। उसकी आंखें ऐसे घूम रही थी कि यदि कोई कमज़ोर दिल वाला देख ले तो वह भी चक्कर खा करके गिर पड़ता। और बड़ी चीख मारते हुए नेहा धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। यह और कुछ नहीं था, उस डायन ने जो उसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया था, उस जिन्नात को बाहर निकालने का कार्य था। जब नेहा को होश में लाया गया तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर से कोई बहुत बड़ा वजन बाहर निकल गया है। वह अपने आप में बहुत हल्की महसूस कर रही थी। इस घटना को गुजरे अब 10-12 साल हो चुके हैं। आज उनके घर एक लड़का और एक लड़की है और बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन जब भी यह वाक़या उन्हें याद आता है तो वह सिहर उठते हैं। तंत्र अथवा तांत्रिक क्रिया करने में यदि किसी का अहित होता है तो उसकी कोई भी सज़ा प्रावधान भारतीय कानून संहिता में नहीं है। इसी वजह से मालती को कुछ भी कानूनी सज़ा नहीं प्राप्त हुई। लेकिन उस ऊपर वाले की निगाह में कोई भी इंसान ऐसे कर्म करके बच नहीं सकता, समय आने पर उसका भी हिसाब होता है। तो दर्शकों, यह हमने आपको कोक बंधन की सत्य घटना से अवगत करवाया। यदि किसी पर इस प्रकार की क्रिया हुई है तो उसके क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि इस प्रयोग के संबंध में आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम यथासंभव उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और यदि किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, उस विषय पर भी हम वीडियो लाने का कार्य आरंभ करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से मंत्र, तंत्र, यंत्र, ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म आदि के विषय प्रसारित होते हैं। कल रात 9 बजे फिर किसी रोचक विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।